तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन के नेक्स्ट यूनिट को, जिसका नाम है यूनिट नंबर 4 और चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी चीज हम लोग पढ़ने वाले वो CWSN वाले लोगों के लिए होने वाली है। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब दिव्यांग बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग आप सभी लोग के लिए हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक के देखिए और वीडियो को ईमानदारी से देखिए और घर पर बैठकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं फिजिकल एजुकेशन का द बेस्ट क्वेश्चन बैंक आप सभी लोग के लिए, जो मैंने खुद ने डिजाइन किया हूं। ये मेरी गारंटी कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने ऐड किया वो आपके क्लास 11 के एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन की इससे प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर ही नहीं, कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस, माइंड मैप्स, आंसर की, वो सब कुछ मिल रहा है, जिसके थ्रू आप पी में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसकी डिस्काउंट लिंक Amazon की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, जल्दी से जाएं, ऑर्डर करें और अपनी प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट करें मेरे इस बुक के साथ। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो जो न्यू सिलेबस 25-26 का है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को हम लोग को कवर अप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर के अंदर हम लोग दिव्यांग लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, मैं कह सकता हूं हैंडीकैप लोगों के बारे में बात करने वाले। बट हैंडीकैप, दिव्यांग, डिसेबल, कहीं ना कहीं ये ऐसे वर्ड है जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर सकते हैं लोगों की निगाहों में। इस वजह से इनको रिप्लेस करके एक नया टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं ऐसे लोगों के लिए, उन्हें हम लोग कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मतलब वो दिव्यांग इंसान। तो आप एग्जामिनेशन में भी डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज करिएगा एज कंपेयर टू दिव्यांग के। तो जैसे आप सभी लोगों के पास इक्वल राइट है कि आप भी हर एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सेम वैसे ही आज के इस मॉडर्न एरा ने हर एक डिफरेंटली एबल पर्सन के पास वो राइट मिल रहा है कि वो भी हर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को देखना है कि आखिर डिसेबिलिटी होती क्या है। तो डिसेबिलिटी बेसिकली एक किस्म का इंपेयरमेंट है। अब वो या तो कॉग्निटिव हो सकता है, डेवलपमेंटल हो सकता है, या फिर इंटेलेक्चुअल हो सकता है, या फिजिकल हो सकता है, मेंटल फॉर्म का हो सकता है। अब डिसेबिलिटी याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको बाय बर्थ देखने को मिल रही हो, या फिर किसी ना किसी एक एक्सीडेंट होने की वजह से आप लोग की लाइफ में ये डिसेबिलिटी वाला पार्ट ऐड हो गया होगा। अब रही बात डिसेबिलिटी की कि आखिर डिसेबिलिटी होती क्या है, तो हर एक सोसाइटी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेबिलिटी के बारे में डेफिनेशन बनाई हुई है। बट जो आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के एग्जामिनेशन में लिख कर आना है उसके बारे में जान लेते हैं कि डिसेबिलिटी बेसिकली क्या है। तो डिसेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप लोग को यह बताया जा रहा है कि आप जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी करते हो, अगर उसमें आपकी जिंदगी में लिमिटेशंस लग जा रहे हैं तो वो डिसेबिलिटी है। एग्जांपल के तौर पे मैं इस फोन को उठा के यहां से यहां रख दे रहा हूं, अगर मेरा ये हाथ ही वर्क करना बंद कर दे तो क्या होगा, मेरे काम करने में लिमिटेशंस लग गए ना, तो उसे हम लोग कहेंगे दोस्तों डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को ऐसा भी कह सकते हो, इट मींस दैट इनएबिलिटी टू डू द वर्क दैट इज कॉल्ड एज डिसेबिलिटी। अब मैं वापस से आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये फिर ठीक नहीं होगी, ये चीज याद रखना। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिसेबिलिटी हमेशा परमानेंट होती है। तो दोस्तों एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। डिसेबिलिटी वो कॉन्सेप्ट है जहां पे अगर आपको डिसेबिलिटी हो गई तो आपको हमेशा परमानेंट रहेगी। डिसेबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स है, लाइक कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, और अगली होती है मेंटल डिसेबिलिटी। तो हम लोगों ने क्या करे कि मेंटल डिसेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक टाइम पे आके ना ठीक हो जाता है। इस वजह से मेंटल डिसेबिलिटी को एक नया नाम दिया गया, उसका नाम हमने रखे डिसऑर्डर। और इसलिए हम लोग डिसऑर्डर को एक अलग पार्ट के फॉर्म में ही पढ़ते हैं। अल्टीमेटली डिसऑर्डर भी डिसेबिलिटी ही है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप डिसेबिलिटी के बारे में लिखोगे तो डिसेबिलिटी आप लोग को लिखना है और ये तीनों के बारे में समझाना है, बट डिसऑर्डर को अलग से समझाने की कोशिश करना है। सिंपल वे में कहूं, डिसेबिलिटी परमानेंट फॉर्म के आपको होते हुए देखने को मिलती है, लेकिन जो डिसऑर्डर है जिसे हम मेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं, ये एक्चुअल में टेम्परेरी होती है। तो डिसऑर्डर क्या है, बेसिकली आपकी जिंदगी में अगर डिस्टरप्शन होने लग जाए आपके मेंटल माइंडसेट में, तब आप लोग को ये डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। जैसे आपने सुने होंगे कि यार एक इंडियन वर्ड हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कि यार वो इंसान तो पागल हो गया, बट वो पागल टर्म है ना थोड़ी गलत हो जाती है, बट जो आप समझाना चाह रहे हो ना एक्चुअल में वो डिसऑर्डर वाला ही पार्ट है। डिसऑर्डर डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, लाइक अगर आपको मैनिक डिप्रेशन का फेस हो गया हो, या अगर आप लोग को बाइपोलर डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है, तो ये आप लोग की कहलाएगी डिसऑर्डर। डिप्रेशन जो चीज होती है दोस्तों, वो भी डिसऑर्डर का ही पार्ट है। इसलिए आज के टाइम में माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो इमर्जिंग मेडिकल कंडीशन है वो है डिसऑर्डर, क्योंकि आज के टाइम में मैक्सिमम लोग डिप्रेशन के केस में जा रहे हैं। और इसलिए कहा जाता है कि डिप्रेशन के फेस से आपको दूर रहना चाहिए, जो आपके मेंटल कंडीशन में डिस्ट्रप्शन कर देता है। अगर मेंटल कंडीशन में डिस्ट्रप्शन होगा तो याद रखिएगा आपका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, आपके कंप्लीट बॉडी में भी। तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी बॉडी की होती है वैसे नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली आप लोग को एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा और अपने आप को ठीक कराना पड़ेगा। अब ये डिसऑर्डर ज्यादातर क्यों हो जाता है, ये हो जाता है जेनेटिकल फेलियर की वजह से, या फिर कोई और अदर मीन भी हो सकते हैं। हो सकता है आप एक्सीडेंट में कुछ ऐसे गिर गए कि आपके सर पे चोट आ गई जिस वजह से डिसऑर्डर आप लोग को हो गया, या फिर आज के टाइम में जो एक डिप्रेशन
डिप्रेशन टर्म ज्यादा फेमस हो रहा है, अगर ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया तब आपको डिसऑर्डर हो सकता है। तो डिसऑर्डर के बेसिकली ना जो आपको टाइप्स पढ़ने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको सिलेबस में दिए हुए, ये आप लोग को 5 पढ़ना है। सबसे पहले है ADHD, फिर है SPD, थर्ड है ASD, फोर्थ है ODD और लास्ट में पढ़ना है OCD। इन सब के फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, पॉज करके इसको एक बार रीड कर लीजिए। तो जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिसेबिलिटी पढ़े, उसके 3 टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है, दूसरा हम लोग जानेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है और लास्ट में हम लोग देखेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों ये एक किस्म का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहां पे किसी भी इंसान के अंदर एक किस्म से हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से वो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता है और जो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता है। सिंपल वे में कहूं कि मैंने कहा कि 1 गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए, तो जिस इंसान को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होगी, जो मैंने कहा वो स्टोर नहीं कर पाएगा, वो हो सकता है किचन में जाए और उसको कंफ्यूजन हो जाए कि क्या लाने को कहा था, और अगर उसको याद भी आ गया कि मैंने पानी लाने के लिए कहा था तो वहां पे हो सकता है उसको कंफ्यूजन हो जाए कि किस में लेकर आने को कहा गया। तो ऐसे टाइप की जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों उसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ऐसे टाइप की प्रॉब्लम में जो इंसान इससे सफर करता है वो या तो रीड नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, ना ही ढंग से बोल पाता है और ना ही ढंग से लिख पाता है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को कहा जाता है दोस्तों इनविजिबल फॉर्म की डिसेबिलिटी, क्योंकि होता यह है कि नॉर्मल इंसान को ये डिसेबिलिटी है या नहीं है आप देखकर नहीं बता सकते हो, इसके लिए आपको महसूस करना पड़ेगा, उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को आप लोग को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप के इसके अंदर आप लोग को प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे मेमोरी डिसऑर्डर, दूसरा है हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम और थर्ड है डायलेक्सिया। तो दोस्तों आखिर ये हाइपर एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कुछ बच्चे जो रहते हैं वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, जहां पे हो सकता है उनका शॉर्ट अटेंशन पीरियड रहता हो और इजीली वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे टाइप की कैटेगरी आपको हाइपर एक्टिविटी के अंदर आएगी। नेक्स्ट है मेमोरी डिसऑर्डर, जहां पे चीजों को याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। और अगला है डायलेक्सिया, जिसमें जो इंसान इससे सफर कर रहा है वो या तो लिख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, ना ही बोल पाएगा। ऐसे टाइप की प्रॉब्लम डायलेक्सिया के अंदर आपको देखने को मिलने वाली। दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप होता है डिसेबिलिटी का, इसका नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एक ऐसे टाइप की डिसेबिलिटी होती है दोस्तों जहां पे आप लोग को आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स में लिमिटेशंस लग जाते हैं। अभी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स क्या होती है ये एग्जाम में याद रखना। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स होती है दोस्तों रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीजों में लिमिटेशंस लग जाना। ऐसे टाइप का बिहेवियर कहलाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला। इसे हम लोग सोशल डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं और ये आप लोग को 18 साल से पहले स्टार्ट हो जाता है होना। नेक्स्ट है दोस्तों फिजिकल डिसेबिलिटी, जहां पे किसी भी इंडिविजुअल इंसान के फिजिकल फंक्शनिंग में या मोबिलिटी में या स्टैमिना में लिमिटेशंस लग जाना, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल डिसेबिलिटी। मैक्सिमम लोग यही समझते हैं ना डिसेबिलिटी मतलब हाथ पैर में चोट लग गई या फिर आपके लिम्स कट गए या वो वर्क करना बंद कर गए। इसके अलावा 2 और भी होते हैं जो अभी पढ़े और जो आप सोच रहे थे वो फिजिकल डिसेबिलिटी। अब इसमें यार हो सकता है कि ब्लाइंडनेस जैसा प्रॉब्लम हो गया हो, या हो सकता है आपको स्लीप डिसऑर्डर जैसा प्रॉब्लम हो गया हो, या हो सकता है आपका इंपेयरमेंट देखने को मिल रहा हो। अब वो सेंसरी फॉर्म में भी हो सकता है, मोटर फॉर्म में भी हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ गई हो हमेशा के लिए जिससे आप पैरालिसिस हो गए हो। वो कंडीशन बेसिकली कहलाएगी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर। तो दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर क्या कॉजेस हो सकते हैं डिसेबिलिटी के। तो सबसे पहला होता है दोस्तों जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल कॉज जहां पे हो सकता है आपके अंदर जो जीन्स आप लोग को मिले या जेनेटिकल इनहेरिटेंस होने की वजह से ऐसे टाइप की प्रॉब्लम बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। या कई बार क्या होता है बचपन में आप लोग एक्सरे वगैरह में ज्यादा एक्सपोजर हो गए, उस वजह से भी जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाता है। इसलिए जहां पे एक्सरे होता है उसके बाहर लिखा रहता है कि आप आसपास जहां मत घूमिए क्योंकि आपके अंदर जेनेटिकली डिसऑर्डर हो सकता है। अगला है पॉवर्टी। गरीबी भी एक काफी इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी का कॉज है, जहां पे आप लोग को ऐसी जगहों में काम करना पड़ता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, या मैं कह सकता हूं पुअर सैनिटेशन होने की वजह से, प्रॉपर सही तरीके का एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से डिसेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगला है दोस्तों मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिल रहा है हर एक इंसान के अंदर। 10 में से 4 लोग डिप्रेशन या बाइपोलर से फेस कर रहे हैं आज के टाइम। तो इसके लिए हम लोग को प्रॉपर डायग्नोस कराना जरूरी है। अगला है दोस्तों एक्सीडेंट वगैरह की वजह से आप लोग को कोई चोट लग गई जिस वजह से आपके लिम्स वगैरह कट गए, या हो सकता है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जहां पे आप लोग को सही तरीके की प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाई, जिस वजह से आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिले और आपके बॉडी पार्ट सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाए। एग्जांपल के तौर पे पोलियो भी इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। और गरीबी कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम लेकर आ जाती है, जहां पे फूड सही तरीके से नहीं मिलने की वजह से आपका बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और आप लोग को डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है उसका नाम है डिसेबिलिटी एटिकेट्स। क्या होते हैं एटिकेट्स? मतलब क्या कि जैसे मैं आपसे मिलने आया तो आप मुझसे मिल रहे हो, अरे भैया कैसे हैं आप, क्या है भैया, ऐसा इस तरीके से समझो। क्या किसी बड़े से मिलते हो तो आप लोग सलाम नमस्ते वगैरह कर लेते हो, या किसी प्रोफेशनल इंसान से मिल रहे हो तो आप हैंडशेक करोगे, प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग मिलोगे। तो वैसे डिसेबिलिटी एटिकेट्स कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप लोग किसी डिफरेंटली एबल पर्सन से मिलते हो, दिव्यांग बंदे से मिलते हो, तो उस टाइम कैसे एटिकेट्स रखने चाहिए, उनसे मिलते टाइम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी डिसेबल इंसान के सामने आप लोग को हैंडीकैप वर्ड यूज नहीं करना है, जिससे कि उनको ऐसा लगेगा कि दुनिया हमको अभी भी पूरी दुनिया में से
अलग मानती है, आप उसकी जगह डिफरेंटली एबल पर्सन वर्ड यूज कर सकते हैं, दिव्यांग वर्ड यूज कर सकते हो। जब भी आप डिसेबल बंदों से मिलते हो तो उस टाइम पे उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में मत पूछिए कि कैसे चोट लगी थी, क्या हुई थी, क्या नहीं। अरे भाई, वो इंसान उस चीज से उभर कर निकल रहा है, आप उसको और डिप्रेशन में डाल रहे हो। जब भी आप किसी भी डिसेबल इंसान से मिलो तो थोड़ा सोच समझ कर, अगर किसी का हाथ नहीं और आप हाथ आगे करोगे तो यार बेचारे। तो दोस्तों, जब भी आप लोग किसी भी डिसेबल इंसान से मिलोगे तो अगर मान लीजिए जब भी आप लोग किसी भी डिसेबल इंसान से मिलते हो तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप लोग शेक हैंड करोगे तो उस टाइम पे अपना हाथ आगे बढ़ाइएगा। अगर किसी के हाथ नहीं है तो उस टाइम पे आप लोग को थोड़ा अपना लॉजिक यूज करना है कि अगर आप हाथ बढ़ाओगे आगे तो उनको बुरा लगेगा। अगली चीज की यार कभी भी ऐसा ना करें, मान लीजिए कोई डिसेबल बंदा है या फिर कोई हैंडीकैप है या कोई व्हील चेयर में, तो उस टाइम पे अगर उसको सच में असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है तभी असिस्टेंस दे, अदरवाइज उसे ना बुरा लग सकता है, उसे लगेगा कि यार अभी भी लोग मुझे लाचार समझ रहे हैं। अगर कोई डिसेबल बंदा एडल्ट है तो उसको एडल्ट की तरह ही कंसीडर करके आप लोग उसके साथ बातचीत करें। कई बार क्या होता है ना, हम लोग डिसेबल इंसान को देखते तो हम उसको दया भावना की निगाह से देखने लग जाते हैं, सोचते हैं कि अरे यार एक्स्ट्रा केयर कर दे, लेकिन सामने वाला चाह रहा है कि नहीं वो भी तो देखो। क्योंकि जो भी डिसेबल लोग रहते हैं वो इस चीज में जरूर ध्यान देते हैं कि कोई इंसान हमें दुनिया से अलग ना माने और कोई हमें एक्स्ट्रा केयर ना दे। इस चीज पे ध्यान देना आपको। अगर आप किसी से भी मिलते हो, किसी भी डिसेबल इंसान से, स्पेशली जिसके आंख नहीं है, तो जब आप उससे मिलने जा रहे हो तो हाय हेलो से पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं कि आप कौन हो। जब भी आप लोग किसी भी डिसेबल इंसान से मिलते हो, स्पेशली अगर कोई व्हील चेयर के अंदर है, तो आप लोग उसके साथ ऐसा ना करें कि भाई उसको कंधा देकर उसको लेकर जा रहे हैं, जिससे उसको ऑकवर्ड हो सकता है, उसको चाहिए ही नहीं हो सकता है वो व्हील चेयर में जाना चाह रहा हो, तो आप एक्स्ट्रा केयर ना करें। और जब भी अगर आप लोग व्हील चेयर वाला इंसान के साथ, अगर आप व्हील चेयर के साथ आगे बढ़ रहे तो ऐसा नहीं कि व्हील चेयर के ऊपर ही चढ़ गया ना, ऐसी गलती नहीं करना है, नॉर्मली आप लोग को चढ़ना है जिससे कि वो डिस्कंफर्ट ना फील करे। तो ये कुछ डिसेबिलिटी के एटिकेट्स इसके बारे में आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। जैसे नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन है जिसके थ्रू आप लोग का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही अगला होता है दोस्तों एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिव्यांग लोगों के लिए हम लोगों ने लेकर आए, जिसके थ्रू उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट हो सके और वो लोग फिट बन सके। तो बेसिकली डिसेबल लोगों के लिए हम लोगों ने अलग से डिजाइन करे हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम लोग डिसेबल लोगों को फिजिकल एजुकेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एडेप्टिव स्पोर्ट्स का एम क्या है दोस्तों? कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में हर एक उस बच्चे को बताना जो डिसेबल है, साथ में उनके अंदर मोटर स्किल्स को डेवलप कराना, डिफरेंटली एबल बच्चों के अंदर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और साथ ही साथ सोशल ग्रोथ करवाना। इन सब के अलावा उनकी जिंदगी में उनको सक्सेसफुल और पॉजिटिव एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि वो एक अच्छे सिटीजन बन पाए। अब आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, हर एक डिसेबल बच्चे के अंदर हम लोग को मोटर स्किल्स डेवलप कराना। दूसरी चीज, उनके अंदर फिजिकल फिटनेस का लेवल हमको इंप्रूव करना है और हम ये एंश्योर करना है कि हर एक बच्चा, चाहे वो डिसेबल हो या ना हो, हर कोई आकर फिजिकल एजुकेशन के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। साथ में हमें प्रमोट कराना है स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटीज, सो दैट वो लोग एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन पाए। और हमें उनके अंदर सोशल एडजस्टमेंट को इंप्रूव करवाना है, सोशल स्किल्स को डेवलप कराना है, क्योंकि जितने भी डिसेबल लोग रहते हैं वो दुनिया से थोड़े से कट कर रहते हैं, अलग रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है सोसाइटी हमें एक अलग निगाह से देखती है, बट अगर हम जैसे नॉर्मल इंसान अगर उनको नॉर्मल वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप अपने दूसरे दोस्त को कर रहे हो, तो बेशक वो लोग के अंदर भी सोशल क्वालिटीज डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों की रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशंस फॉर CWSN क्या है। तो दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है काउंसलर। तो काउंसलर वो ट्रस्टेड प्रोफेशन होता है दोस्तों जो एक किस्म से किसी भी डिसेबल इंसान के कंसर्न्स पे डिस्कशन करता है, उनको समझता है, उनकी फीलिंग्स को समझता है, उनके इमोशंस को समझ के प्रॉपर आउटकम वाला रिजल्ट देता है, जिससे कि उनकी लाइफ में चेंजेस आ सके। तो काउंसलर क्या है दोस्तों? तो काउंसलर हेल्प्स द स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड विद देयर एकेडमिक गोल, देयर सोशल, पर्सनल एंड करियर डेवलपमेंट। दोस्तों अगला टॉपिक है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ये एक ऐसा प्रोफेशन होता है दोस्तों जो स्पेशली CWSN वालों के लिए है, जो एक्चुअल में उनके फाइन और ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में फोकस कराते हैं कि कैसे भी करके उनके अंदर ये दोनों डेवलपमेंट हो सके, लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग। इन लोगों का मेन एम ये रहता है कि ये लोग हर उस दिव्यांग बच्चे के अंदर खेलने कूदने के पार्टिसिपेशन में उनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके, जिससे कि डिसेबिलिटी को साइड में रखते हुए वो लोग हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट है दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट का बेसिकली मेन एम ये होता है कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनके अंदर मूवमेंट डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है उसको ये लोग सही करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी इंसान के अंदर बैलेंस सही तरीके से वो नहीं कर पा रहा है, हो सकता है वो वॉकिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, सिटिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ये ठीक करने का काम करेगा। तो जितने भी टाइप के उनके अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटीज आ चुकी है उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। ये एक्चुअल में इवैल्यूएट करते हैं कि क्या उनका मूवमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, क्या उनका बॉडी का फंक्शनिंग सही तरीके से देखने को मिल रहा है कि नहीं, और फिजिकल मोबिलिटी उनके अंदर सही हो रही है कि नहीं, वो सब चीजों पे ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। और साथ ही साथ ये लोग ऐसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो एकदम इजी होते हैं, जो आसानी से हर कोई कर लेता है, लाइक मसाज हो गया, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, जिसके थ्रू ये लोग हर एक
इंडिविजुअल डिफरेंटली एबल पर्सन को ठीक करते हैं। लास्ट में दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के टीचर, इनका काम क्या है? फिजिकल एजुकेशन के बारे में हर एक बच्चे को बताना, चाहे वो दिव्यांग हो या नॉर्मल इंसान, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के बारे में भी नॉलेज देना। और इनका हमेशा मेन एम ये रहता है कि हर एक बच्चे के अंदर जो स्ट्रेस या टेंशन या डिप्रेशन या एंजाइटी डेवलप हो रही है उसको ये हटा सके और हर एक बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज कर सके सो दैट उनकी फिजिकल हेल्थ बेटर रहे। और नेक्स्ट होते हैं दोस्तों स्पीच थेरेपिस्ट। इनका बेसिकली काम ये होता है कि अगर किसी इंसान के अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर हो चुका है या बोलने में हकलाने वाली प्रॉब्लम आ रही है या अच्छे से वो लोग अपने स्पीच को डिलीवर नहीं कर पाते, ऐसे टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसको ये लोग ठीक करते हैं। तो जितने भी स्पीच थेरेपिस्ट रहते हैं इनका बेसिकली काम ही है कि लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना उन इंसान के अंदर जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। और लास्ट होता है दोस्तों स्पेशल एजुकेटर। तो स्पेशल एजुकेटर का काम होता है कि हर एक उस दिव्यांग बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट करा के देना, और ये करवाई जाती है दोस्तों टीचिंग एड्स के थ्रू, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के थ्रू और साथ ही साथ रेमेडियल टेक्निक्स के थ्रू। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं भी थक गया हूं यार आज, बट कोशिश किया कि आप लोगों के लिए प्यारा कंटेंट बना पाऊं। बस आप लोग करना क्या, ये वीडियो देख लियो, उसके बाद बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक से लगा लेना। मेरा प्रॉमिस है बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर वो क्वालिटी क्वेश्चंस मैंने दिया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आपके टीचर जरूर पूछेंगे, चाहे आप किसी भी स्कूल से। तो अभी जाए Amazon के थ्रू इसको ऑर्डर करें, डिस्काउंट लिंक मैंने दे दिया हूं, और प्लीज इसके अंदर से चैप्टर नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना, उसका उन लोगों को भी पता चल जाए कि जकी भैया प्यारा कंटेंट फिजिकल एजुकेशन के क्लास 11 का आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। बट याद रखिएगा फिजिक्स का भी मेरा डेडिकेटेड चैनल है, अगर आप फिजिक्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो उसको फॉलो कर लेना, और इंस्टा में हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय।